हम लोग बाबू इसके पिछले क्लास में हम शुरू किए थे पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम बता रहे थे कि उस क्या प्रक्रम है। तो उसमें हम लोग जैसे पहला हमारा प्रोसेस क्या था, पहला प्रक्रम था कि कोशिका से डीएनए को बाहर निकालना, कोशिका से डीएनए को बाहर निकालना। दूसरा प्रोसेस था डीएनए को छोटे छोटे खंडों में बांटना और खंडित पार्ट को जेल वैद्युत के संचलन विधि द्वारा अलग कर लेना। ये दूसरा पार्ट था। यानी कि पहला प्रोसेस हो गया डीएनए को निकालना, कोशिका से बाहर करना। दूसरा डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के हेल्प से काटना और कटे हुए पार्ट को जेल वैद्युत के संचलन विधि द्वारा अलग करना। फिर उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से वेक्टर डीएनए के साथ या संवाहक डीएनए के साथ जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए बना लेना। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप आपको हम समझाए होंगे कि लाभकारी जीन या वांछित जीन का पीसीआर तकनीक के मदद से, लाभकारी जीन या वांछित जीन का पीसीआर तकनीक के मदद से परिवर्धन करना, उसका बहुत सारा फोटोकॉपी बना लेना। किस पर्पस के लिए? कि ज्यादा मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करें। तो पीसीआर तकनीक में हम बताए होंगे कि उसमें 3 स्टेप में होता है, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। और उसके लिए 2 चीज हमको चाहिए। क्या चाहिए? कि 2 प्राइमर चाहिए। 2 प्राइमर क्या होता है कि रासायनिक रूप से बना हुआ अल्पन्यूक्लियोटाइड होता है जो डीएनए के खास क्षेत्र के पूरक होते हैं। तो 2 प्राइमर चाहिए होता है और एक खास एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है टाइप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो क्या है उसको फिगर बना के बता दिया गया होगा। अब इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इंजर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, यानी कि पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन। जैसे हम बताए थे बाबू कि मान लिया जाए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये हमारा क्या था? बाहरी जीन था। तो हम वेक्टर को कट किए थे, किस एंजाइम से कट किए थे? प्रतिबंधन एंजाइम से। जिस एंजाइम से काट करके डीएनए से इस जीन को अलग किए थे, इस एंजाइम द्वारा डीएनए को काट कर इस खास जीन को अलग किए थे, उसी से वेक्टर को काट करेंगे। और काटने के बाद यहाँ वास्तव में ये ऐसे कटता है, ये ऐसे ऐसे कटता है और ये भी आपको कटेगा इस तरह से। तो यहां ला करके इसको क्या कर दिया गया? ये आपका हो गया वेक्टर या वेक्टर डीएनए, संवाहक या संवाहक डीएनए। और ये आपका क्या हो गया? डिजायर्ड जीन कहेंगे इसको, या इसको क्या कहेंगे? वांछित जीन। ये वांछित जीन हो गया, ये संवाहक जीन हो गया। इसको ला करके यहां हम जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो जोड़ दिए। अब मान लो ये वांछित जीन यहां जुट गया और किसके मदद से जोड़े? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ दिए। अभी हमारा क्या हो गया? यहां लिख दीजिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ दिए। अभी हमारा हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या हो गया? रिकम्बिनेंट डीएनए। ये जो हमारा बना इसको क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए। क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। अब हमको इसको कह रहा है कि सुटेबल परपोषी कोशिका। तो सुटेबल परपोषी कोशिका क्या होगा? जिसमें ऐसा पाया जाता है। तो ये प्लाज्मिड है, ये किसमें पाया जाता है? जीवाणु में। तो मान लो इसके लिए सुटेबल परपोषी कोशिका हो गया इस्चेरिचिया कोलाई। यह हो गया इस्चेरिचिया कोलाई, यह एक जीवाणु कोशिका है। ये क्या हो गया? इस्चेरिचिया कोलाई, जो है जीवाणु कोशिका है। तो इसमें इसको हम इंसर्ट कर देंगे, इसमें इसको भीतर भेज देंगे। अब कह रहा है
यह जो कोशिका हुआ ई कोलाई का, इस जीवाणु का, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रिसिपिएंट से या आदाता कोशिका। रिसिपिएंट से इसको क्या करना है, इसको भीतर देना है, तो ये परपोषी कोशिका हो गया। इसके लिए इस रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए, क्योंकि ऐसा डीएनए इसमें पहले से थोड़े था नहीं, तो हमारा ये स्टेप है कि पुनर्निर्गत डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन। तो हम बताए होंगे आप लोग कि कैसे भेजते हैं। तो देखिए रिकम्बिनेंट डीएनए से भेजना है तो इसको तो पहले कोशिका भीति है ना, जीवाणु कोशिका के बाहर कोशिका भीति होता है, म्यूरिन या ग्लूकोपेप्टाइड का बना हुआ, फिर कोशिका झिल्ली है, तब उन्हें पार करके अंदर जाएगा। तो हम बताए होंगे कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए को इसमें भेजने के लिए इसको संसाधित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, संसाधित। और जब ये अपने चारों तरफ इसको लेने के लिए तैयार हो जाता है तब ये जा पाता है। बात समझ में आया? तो बताया कि पहले इसको डाइवैलेंट कटायन या डाइवैलेंट कटायन, द्विधनायन आयन जैसे कैल्शियम Ca2+ के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करने के हेल्प से इसके कोशिका भित्ति में जो छिद्र होता है वो खुल जाएगा और ये अंदर जाएगा। अब ये डीएनए है, ये हाइड्रोफिलिक है, जल से लगाव है, तब कैसे जाएगा? तो हम बताए थे कि पहले इसको हम डाइवैलेंट कटायन से ट्रीट करके पहले रखेंगे बर्फ पर, फिर 42 डिग्री तापमान पर, फिर बर्फ पर, और इस तरह से ये चला जाएगा। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में इसको तैयार किए और इसमें भेज दिए, ठीक है। यही होता है चौथा स्टेप। कल जैसे मान लिया जाए ये ई कोलाई है, आज जो वांछित जीन भेजे हैं ये क्या है, ई कोलाई है, जीवाणु है। ये एक ऐसा जीवाणु है कि अगर इसको अगर हम एम्पिसिलिन एंजाइम, एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दें, या टेट्रासाइक्लिन या क्लोरामफेनिकल, बहुत सारे हैं, तो ये इसका वृद्धि विकास रुक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो मान लिया जाए इसके साथ हम एक जीन टैग किए हैं, वांछित जीन। ये ऐसा वांछित जीन है जो एम्पिसिलिन से लड़ने वाला प्रोटीन बनाएगा, एम्पिसिलिन से लड़ने वाला प्रोटीन बनाएगा। अब इसमें आ गया, क्या आ गया, ये प्लाज्मिड, ये रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया, इसको हम इस पुनर्युगल जीनों को परपोषी कोशिका में भेज दी। परपोषी कोशिका क्या हुआ, इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, तो ई कोलाई का कोशिका या इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, तो इसमें हम भेज दिए। अब ये जाएगा, अब ये जब जाएगा तो ये, अब मान लो यहाँ हम इसको टेस्ट ट्यूब में रखे या बीकर में रखे और इसमें हम एम्पिसिलिन देंगे। क्या देंगे, एम्पिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक देंगे। तो ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, ये ग्रो करेगा। काहे, इसके पास उससे लड़ने वाला जीन आ गया है। और इस तरह से यह जो खास जीन हम भेजे, ये इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा। क्या करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर या वर्ण युक्त चिन्ह हो गया कि इस जीन के चलते ये हो गया पुनर्योगज और ये रूपांतरित कोशिका हो गया, क्योंकि इसमें बाहरी जीन भेजा गया है रूपांतरण के द्वारा। रूपांतरण क्या होता है, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बाहरी जीन जीवाणु कोशिका में भेजते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बाहरी जीन जीवाणु कोशिका में भेजते हैं, रूपांतरण कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रूपांतरित कोशिका है, इसका पहचान क्या है कि इस पर एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे, इसमें एम्पिसिलिन से लड़ने वाला जीन है। अब ये इसके लिए यह खास जीन इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर का भी काम कर रहा है, वर्ण जीन का भी काम कर रहा है। इस तरह से हमारा ये चौथा हेडिंग भी खत्म। इसको आप बुक से पढ़ के समझ लीजिए, इससे ज्यादा यहाँ नहीं लिखना है, ठीक बाबू। अब हमारा अंतिम, अब हमारा पांचवा स्टेप क्या है, तो पांचवा स्टेप देखिए क्या है। पांचवा स्टेप है टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट
डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये हमारा है पांचवा, यानी कि वांछित उत्पाद प्राप्त करना। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, डिजायर्ड माने वांछित, प्रोडक्ट माने उत्पाद, वांछित उत्पाद प्राप्त करना। ये हो गया हमारा, हो गया पांचवा। अब देखिए, कह रहे हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योजी डीएनए तकनीक या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसका मुख्य पर्पस क्या है? तो इसके मुख्य पर्पस क्या है? इस पर्पस के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? तो इस तकनीक के द्वारा हम वांछित उत्पाद प्राप्त करते हैं। वह उत्पाद एंजाइम हो सकता है, वैक्सीन या टीका हो सकता है, खास प्रोटीन हो सकता है, या हार्मोन हो सकता है। बात समझ में आ रहा? तो ये जो वास्तव में जो प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसका अंतिम जो है, इसका क्या फाइनली एम इसका है क्या? तो इसका एम क्या है भाई? तो इसका एम है डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना, डिजायर्ड प्रोडक्ट। और इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को अब हम क्या कह सकते हैं? तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट प्रोटीन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एम क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना। इसका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होता है? रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अब से पूछा जाएगा कि रिकम्बिनेंट प्रोटीन से क्या समझते हैं? तो वह प्रोटीन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्राप्त हो, वह प्रोटीन जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जो पुनर्योजी डीएनए तकनीक या जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त हो, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। बात समझ में आया? काहे रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे? देखिए, जनरली नॉर्मली डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो किसी जीव, किसी कोशिका में, किसी जीव के साथ या किसी जीव के कोशिका के साथ डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो वहां नेचुरली डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से खास प्रोटीन बन जाएगा। तो वहां प्रोटीन को रिकम्बिनेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी के आनुवांशिक पदार्थ, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए के साथ बाहरी जीन टैग कर दिया गया और उसके हेल्प से जो प्रोटीन बने, तो किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए के साथ जब हम बाहरी जीन टैग किए, तो क्या हो गया? वो रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया, पुनर्योजी डीएनए हो गया। और पुनर्योजी डीएनए जो प्रोटीन बनाएगा उसे पुनर्योजी प्रोटीन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम लोग को है, जैसे अभी हमने चर्चा कर रहा था, हम लोग जब पीसीआर तकनीक पढ़ रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे कि मान लो एक डिजायर्ड डीएनए निकाला गया, कोशिका से डीएनए निकाला गया, ठीक है, और उस डीएनए को काटा गया, उससे वांछित जीन या डिजायर्ड जीन या लाभकारी जीन प्राप्त किया। एगो जीन, अब एक जीन हम एक वेक्टर डीएनए के साथ जोड़े और एक वेक्टर डीएनए को हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो किए। जीवाणु को, ये कोशिका है जीवाणु का, और उसमें आपका ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो हम बताए थे बाबू, इससे जो हमारा प्रोटीन मिलेगा या उत्पाद मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। लेकिन ये जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में बृहद स्तर पर प्रोडक्ट या उत्पाद तैयार करना, जो मानव के लिए काफी लाभकारी हो, काफी हितकारी हो। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे पीसीआर तकनीक में कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि वांछित जीन को प्रवर्धित करेंगे, एम्प्लीफाइड करेंगे पीसीआर तकनीक से। उसका लाखों फोटोकॉपी मिल गया। अब लाखों वांछित जीन के फोटोकॉपी को हम क्या करेंगे कि उसी हिसाब से लाखों वेक्टर के साथ जोड़ दिए। अब लाखों वेक्टर के साथ जोड़ करके लाखों रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिए।
फिर उसको हम लाखों परपोषी कोशिका में ट्रांसफर कर दें। बात समझ में आए? और तब उस लाखों परपोषी कोशिका को हम ग्रो करेंगे, तब वो हमारा ज्यादा मात्रा में उत्पाद मिलेगा। बात समझ में आया? अब कह रहा है जब हम लाखों परपोषी कोशिका में पुनर्वज डीएनए भेज दिए तो क्या वह लाखों परपोषी कोशिका इस छोटा सा टेस्ट ट्यूब में, इस छोटे से परखनली में ग्रो हो पाएगा, विकसित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा, पुनर्वज डीएनए तकनीक या आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा अपना प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में या बृहद स्तर पर तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें परखनली की नहीं, एक वैसे वेसल्स, एक ऐसे बर्तन, एक ऐसे पॉट की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम बृहद मात्रा में परपोषी कोशिका रखें, जिसमें बृहद मात्रा में हम परपोषी कोशिका यानी कि बृहद मात्रा में जीवाणु कोशिका या यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल रख करके बृहद मात्रा में उसको विकसित करके ग्रो कर सके और अपना वांछित उत्पाद प्राप्त कर सके। तो इस काम के लिए खास पॉट या वेसल की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है बायोरिएक्टर। क्या नाम बाबू? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, जिसका हिंदी होता है जैव प्रतिकारक। बायोरिएक्टर या जैव प्रतिकारक काहेला भाई? ये बायोरिएक्टर या जैव प्रतिकारक काहेला? क्या है बायोरिएक्टर या बायोरिएक्टर का प्रयोग क्या है? तो देखिए, बायोरिएक्टर एक वेसल्स है, एक बर्तन है, एक बर्तन के समान है, एक पॉट के समान है, जिसमें हम ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में कोशिकाओं को विकसित करते हैं और उससे वांछित उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे एंजाइम, टीका या खास तरह का प्रोटीन। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कल आप बायोरिएक्टर, जैसे मान लिया जाए एक वेसल्स हुआ, बायोरिएक्टर एक वेसल्स है, VESSEL, सिंपल एक बर्तन के समान है। और इस बायोरिएक्टर एक ऐसा बर्तन है, एक ऐसा वेसल्स है, जिसमें कोशिकाओं के वृद्धि हेतु, बायोरिएक्टर एक ऐसे बर्तन के समान होता है जिसमें कोशिकाओं के वृद्धि हेतु सारे कंडीशंस, सारी चीज मौजूद रहते हैं। जैसे बायोरिएक्टर एक ताप को, बायोरिएक्टर एक के अंदर एक ताप मेंटेन रहता है जो जीव के लिए जरूरी है। उस बायोरिएक्टर के अंदर जो घोल दिया रहता है, जो पोषक माध्यम, उसमें पीएच मेंटेन रहता है, उसमें विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो जिसके अंदर जीवाणु मतलब कोशिका की वृद्धि हो सकती है। ठीक है। और आपके ऐसे बुक में दो तरह का दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है बिलोडन स्टाइलर बोलते हैं। बिलोडन टाइप का दो टाइप का दिया हुआ है आपके बुक में बायोरिएक्टर जैव प्रतिकारक का फिगर, लेकिन सबसे जो सामान्य टाइप है, जो सबसे कॉमन टाइप का जैव प्रतिकारक है बायोरिएक्टर, उसका नाम है बिलोडन टाइप बायोरिएक्टर। अब वो दिया होगा, आप देखिए फिगर में बिलोडन टाइप बायोरिएक्टर दिया गया होगा। इसको बहुत ढंग से बिलोडन टाइप फिगर आपके बुक में दिया गया होगा, आप देख सकते हैं।
बिलोडन टाइप आपके बुक में फिगर में दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। मान लिया जाए यह एक वेसल्स है, ठीक है, और वेसल्स है जिसमें ये हम अपने मन से बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुक में जो दिया हुआ आपको समझाने के लिए। वेसल्स है और वेसल्स में पोषक माध्यम है, इसमें सारा चीज है। इस वेसल के अंदर किसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका भी होता है, हो सकता है, और कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका भी हो सकता है। कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका भी हो सकता है, यूकैरियोटिक कोशिका भी हो सकता है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के वृद्धि होने के लिए सारे कंडीशन, सारी चीज मौजूद होते हैं। इसमें इसका ताप मेंटेन किया गया रहता है, इसमें इसका पीएच मेंटेन किया गया रहता है, इसमें विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो सजीवों के वृद्धि विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो अब ये बायोरिएक्टर क्या है भाई? तो बायोरिएक्टर एक खास तरह का वेसल से, एक खास तरह का बर्तन है जिसमें कोशिकाओं के वृद्धि विकास के लिए सारे शर्त, सारे कंडीशंस, सारे चीज उपलब्ध रहते हैं, और जिसके सहायता से हम बृहद स्तर पर काफी अधिक मात्रा में वैसे परपोषी कोशिका को वृद्धि कर सकते हैं, का वृद्धि विकास कर सकते हैं जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए गया हुआ है, और हम अपना वांछित उत्पाद काफी मात्रा में तैयार करें। तो बायोरिएक्टर क्या है? एक बर्तन के समान है, एक वेसल्स के समान है, जिसके अंदर कोशिकाओं के वृद्धि विकास हेतु सारे शर्त मौजूद, माने सारे चीज मौजूद रहते हैं। उसमें पोषक तत्व मौजूद रहता है, उसका ताप निश्चित रहता है, उसका पीएच मेंटेन रहता है, उसमें विटामिन और हार्मोन्स हर चीज मौजूद रहते हैं, और इसके हेल्प से हम अपने उत्पाद को अधिक मात्रा में तैयार कर सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है बाबू? तो इसका प्रयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीक में पुनर्योगज प्रोटीन या वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए होता है। बायोरिएक्टर याद रखना है। और सामान्यतः उपयोग में सबसे ज्यादा किस टाइप का बायोरिएक्टर आता है? उपयोग में आता है तो बिलोडन टाइप का। बिलोडन का मतलब हुआ कि वो हमेशा वो चलाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन मेंटेन रहे, इसमें जो जीव वृद्धि कर रहा है उस ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहे, इसका पीएच मेंटेन रहे, ताप मेंटेन रहे, हर चीज इसके अंदर मेंटेन रहे। बात समझ में आया? तो ये आप इसको पढ़िएगा, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारा पांचवा स्टेप था वांछित उत्पाद प्राप्त करना, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वांछित उत्पाद क्या होता है? तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन, यही तो मेन उत्पाद होता है। और इसके लिए हम इसमें याद रखेंगे कि अब इस रिकम्बिनेंट प्रोटीन को ज्यादा मात्रा पर, ज्यादा स्तर पर तैयार करने के लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बायोरिएक्टर एक खास बर्तन होता है जिसमें हम बायोरिएक्टर एक खास बर्तन के समान होता है जिसमें हम अधिक मात्रा में, काफी संख्या में कोशिकाओं का वृद्धि विकास करा सकते हैं और उससे वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। बायोरिएक्टर में बायोरिएक्टर में कोशिकाओं की वृद्धि हेतु सारे चीज उपलब्ध रहते हैं। अब आप इसके बाद आप बुक पढ़िएगा, समझिएगा, जहां बाबू आपको जो दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और खास बात, थोड़ा सा बाबू आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन देखिए इस जो विकट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अब एक एक चीज बाबू समझाना, फिर उसको एक करके लिखवाना, ये नहीं संभव है। तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको भी समझ में नहीं आता है, कोई हम नया चीज देखते हैं तो
आप वीडियो को 2 बार ध्यान से सुनिए, देखिए, फिर बाबू हम जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को, आपके पास जो भी बुक हो, लेकिन बेटर रहे कि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, उसको आप ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए। फिर हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप नोट कर जाइए रफ कॉपी में, या एक बायो का कॉपी रखिए, उसमें आप नोट कर जाइए। बात समझ में आ रहा है? उतना भी आप नहीं करना चाह रहे हैं तो हम एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाते हैं। तो हम जो बात बोल रहे हैं वो एनसीईआरटी मिल रहा है, उसको आप पेंसिल से मार्क कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका वो एनसीईआरटी बुक ही क्लियर हो जाए। लेकिन ये हुआ बिना मन से पढ़ना, या मतलब अगर नहीं समय है बिल्कुल, लेकिन अगर आप वीडियो को देख करके फिर बुक को पढ़ करके आप फेयर कर लीजिएगा बाबू, तो आपका जो नोट्स होगा, वो आपका जो तैयारी होगा, वो कंपटीशन के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम कोई बात छोड़ते नहीं है किताब का। और आप कोनो बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर बोर्ड का आप सवाल आसानी से बनाइएगा, ठीक है? कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी किसी के सामने। आप इंटरव्यू भी फेस करने जाएंगे तो नहीं दिक्कत होगा। और आपको लग रहा है कि सर बड़ी हाँकते हैं, बहुत हाँकते हैं, लेकिन हवाई बतिया देते हैं, तो आपके आस पड़ोस में कोई भैया दीदी सीबीएसई बोर्ड से इस साल पास किया हो, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से इस साल परीक्षा पास किया हो, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो, तो आप उस क्वेश्चन को, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो या बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो, अब मान लो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है बिहार बोर्ड से, तो आपके पड़ोस में किसी के पास सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन मिल जाए इस साल का, तो हम जेनेटिक्स का बाबू 2 चैप्टर फिनिश किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर आज फिनिश कर दे रहे हैं। तो आप देखिए कि हम जो पढ़ाए हैं, जो चैप्टर अभी हम यहाँ पढ़ा दिए ऑनलाइन, उस पढ़ाए गए में से कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है? बात समझ में आया? या हम जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं कि नहीं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अतः आप देख के लगेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सर जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या कितना ठीक कर रहे हैं वो आपको खुद एहसास हो जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन देखिए सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, जेनेटिक्स का दोनों चैप्टर देखिए, पहला दूसरा, और बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर समझिए फिनिश हो गया, इसको देखिए 3 चैप्टर का जो सवाल आया है, इस 3 चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल आया होगा, तो इस सवाल में देखिए कि सब आपसे बन रहा है कि नहीं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, फिर आप कहीं देखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से बाबू जो हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस 11वां चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, जिसका नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन। ये आपका लास्ट हेडिंग बच गया। लास्ट बाबू टॉपिक है क्या? 6ठा नंबर, ये जो रिकमेंड इन पुनर्विवेचन तकनीक का जो प्रकरण है उसमें 6ठा नंबर पॉइंट हो गया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन। अब ये क्या है? तो कह रहा है कि पुनर्विवेचन तकनीक या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जो हम प्रोटीन तैयार किए, ठीक है, तो हम जो प्रोटीन तैयार किए उस प्रोटीन को निकालना और मार्केट में भेजे जाने से पहले, उसका विपणन मतलब मार्केटिंग करने से पहले, उस जो हम प्रोटीन तैयार किए उसको कई चरण से गुजरना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग खेती करते हैं, हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ अनाज होता है ना, धान गेहूँ, तो थोड़े है कि
खेत से धान आया और सीधे हम लोग खा लेते हैं। तो धान तैयार होता है, धान सुखाया जाता है, फिर उसको कुटवाया जाता है जिससे चावल का दाना अलग निकले। फिर चावल हम लोग नहीं खाते, फिर चावल को गर्म पानी में उबाला जाता है, उस चावल को भात बनाया जाता है, तब हम खाते हैं। बात समझ में आया? उसी तरह से पुनर्योगज जीन तकनीक के द्वारा जो हमारा उत्पाद मिला, जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन मिला, चाहे एंजाइम हो या हार्मोन हो या कोई खास प्रोटीन हो, वो उत्पाद माने लोगों तक पहुंचने के पहले या मार्केटिंग होने के पहले उसको कई प्रक्रम से गुजरना पड़ता है, और उस पूरे प्रक्रम का सामूहिक नाम होता है अनुप्रवाह संसार। और इस प्रक्रम में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक होता है सिपारेशन, सिपारेशन मतलब क्या हुआ? पृथक्करण। सिपारेशन मतलब पृथक्करण। सिपारेशन का हिंदी हुआ पृथक्करण। और एक पहला इसमें शामिल है इस प्रक्रिया में, और दूसरा प्यूरिफिकेशन। शुद्धिकरण। मतलब हमारा जो प्रोटीन मिला, जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन मिला, उसमें हम क्या करेंगे? उस प्रोटीन के साथ अगर कोई अनवांटेड, कोई अवांछित पदार्थ है जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ, जैसे हम लोग के बाबू धान आता है खेत से, तो धान जब घर में रखा जाता है, जब उसको हम लोग चावल तैयार करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, देखते हैं कि धान के साथ कुछ अन्य चीज रहता है, छोटे छोटे घास का उसमें फल भी रहता है, तो उसको अलग करना पड़ता है। या गेहूं आया खेत से, तो गेहूं जब तैयार हुआ, सुखाया, जो उसको भेजा जाता है मिल में उसको आटा बनाने के लिए, पीसने के लिए, तो गेहूं के साथ कुछ अगर अनवांटेड चीज है, जो अवांछित चीज है, मान लो किसी खर पतवार का फल है उसमें, तो हमारे यहाँ क्या करती है मम्मी कि उसको पानी से धोती है। पहले गेहूं पिसवाने के पहले क्या किया जाता है? उसको धोया जाता है कि उसमें जो अनवांटेड खर पतवार है वो बाहर आ जाए, अब फिर उसको छान करके गेहूं को सुखाया जाता है, फिर मिल में भेजा जाता है। तो उसी तरह से अगर हमारा जो उत्पाद मिला, पुनर्योगज जीन तकनीक का जो उत्पाद मिला, उसको मार्केटिंग से पहले उस उत्पाद के साथ अगर कोई अनवांटेड, अवांछित पदार्थ है, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिला, फिर उसमें कुछ और चीज तो नहीं है उसके साथ, इसलिए उसको शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? उसका शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो पहले पृथक्करण कर लिए, अनवांछित चीज को हटा दिए, उसको शुद्धिकरण कर लिए, तब अब ऐसा चीज थोड़े है कि उसको शुद्धिकरण कर लिए और छोड़ दिए। जैसे हमारे यहाँ बाबू गेहूं आता है, तो गेहूं की खेती साल भर थोड़े होती है, रबी फसल है। तो गेहूं का दौनी हुआ गेहूं हमारे घर आया, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े बर्तन में, ड्राम में रखा जाता है। तो गेहूं खराब न हो, उसमें घून पड़ जाता है, उसमें कुछ जू पड़ जाते हैं, एनिमल्स पड़ जाते हैं, जो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहता है कि कुछ घरों में ड्राम में जो गेहूं रखेंगे तो नीम की पत्ती बिछा बिछा के गेहूं रखा जाता है। कुछ लोग ड्राम में क्या करेंगे? गेहूं रख देंगे, गेहूं के बाद फिर सूखा मिर्चा रख देते हैं, सूखा मिर्च एक लेयर, फिर गेहूं का मोटा लेयर, फिर सूखा मिर्च का लेयर, इस तरह से। और ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्राम में गेहूं रखते हैं और बीच बीच में मार्केट में कुछ कीटनाशी दवा मिलता है जहरीला, उसको उसका गोली खरीद के कपड़ा में बांध के बीच बीच में रख देते हैं कि उसमें उसको खराब करने वाले, गेहूं के दाना को बर्बाद करने वाले उसमें जू नहीं पड़े, एनिमल नहीं पड़े। बात समझ में आया? तो उसी तरह से जो प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट हमारा ज्यादा दिन तक रहे, उसके लिए फॉर प्रिजर्वेशन मिलाया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेटिव जैसे आप लोग बाबू, हम लोग जो आता है कफ सिरप पीते हैं, या मार्केट में जो टॉनिक मिलता है, तो देखिएगा उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी, जो बना तब बनने के बाद इतना दिन के अंदर उसका आप यूज कर जाइए, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, नहीं वो काम ठीक से नहीं करेगा। तो वो उतना दिन तक ठीक रहे उसके लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, परिरक्षक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? परिरक्षक।
जैसे हमारे घर में बाबू मुरब्बा बनता है या अचार बनता है, तो अचार बनता है नमक में, अब मुरब्बा बनता है चीनी में। तो अचार का मसाला तैयार होता है, उसमें नमक भी रहता है, फिर अचार को तेल में डुबा के रख दिया जाता है और धूप दिखाया जाता है, काहेला उसमें जो भी मॉइस्चर का पार्ट हो धूप में खत्म हो जाए, और तब वह अचार उस तेल के साथ 4 साल 5 साल रह सकता है। जो मुरब्बा बनाया जाता है चीनी के पाग में, तो वहाँ भी पाग तैयार होता है, फिर उसमें मुरब्बा बनाया जाता है, वो भी मुरब्बा काफी दिन तक रहता है। तो चीनी का पाग या वहाँ नमक जो होता है मसाला, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, परिरक्षक का काम करता है, यानी कि आपके अचार या मुरब्बे के गुण को काफी दिन तक बनाया रहता है। तो उसी तरह से कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ, पृथक्करण और शुद्धिकरण, वास्तव में यह दोनों मिला के कहलाता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यह दोनों मिला के क्या कहलाया, इसको कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन में मुख्यतः 2 स्टेप होता है, सेपारेशन और प्यूरिफिकेशन, पृथक्करण शुद्धिकरण। लेकिन जब तैयार हो गया तो फिर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। जैसे आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ना है 12 में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सोडियम बेंजोएट शायद परिरक्षक के रूप में काम होते हैं। आप देखिएगा कहीं कहीं लिखा होगा, आप कफ सिरप का अगर बोतल देखिएगा या टॉनिक का, तो उसमें लिखा रहता है फलाना रसायन है जो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। तो इसमें कुछ परिरक्षक प्रिजर्वेटिव भी फॉर्मुलेट किए जाते हैं, संरूपित किए जाते हैं, कुछ परिरक्षक मिला दिए जाते हैं। बात समझ में आया? ये आपका 17 या 18 में बाबू नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुप्रवाह संसाधन में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है, सेपारेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, यानी पृथक्करण, शुद्धिकरण, परिरक्षण, 3 को दिया था और एक जो दिया था अगला वो गलत था, तो याद रखिएगा। अब कह रहा है कि मान लिया जाए हम कोई मेडिकल दवा बना रहे हैं, कोई दवा बना रहे हैं, माने हम ये जो आपका जो पुनर्वैज्ञानिक तकनीक है या जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसके द्वारा कोई हम दवा तैयार कर रहे हैं। तो दवा तैयार कर रहे हैं, कोई टीका तैयार कर रहे हैं, तो थोड़े है कि तैयार किए तुरंत लोग को दे दिए, ऐसे नहीं होता है। हम जो दवा तैयार करेंगे, टीका तैयार करेंगे, एक डॉक्टर की टीम बैठती है और उसका टेस्ट होगा कि हम जो तैयार किए हैं वो सही है कि नहीं, वो कितना कारगर है, वो हानिकारक है कि नहीं है, कितना हानिकारक है, इस तरह चीज के लिए मेडिकल टीम बैठती है। और हम जो उत्पाद तैयार किए हैं उसका क्वालिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? क्वालिटी टेस्ट होता है, और हर तरह से जब खरा उतरता है तब उसको मार्केट में भेजा जाता है। यानी इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का हिंदी क्या हो जाएगा? गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। क्वालिटी कंट्रोल का हिंदी क्या होगा? गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। मतलब हम जो रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो तैयार किए जो उत्पाद, उसका क्वालिटी कैसा है, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण। और अगर कोई दवा तैयार किए तो उसका फिर मेडिकल टेस्ट भी करते हैं, तब जाकर के इतना प्रक्रिया के बाद तब उसको मार्केट में दे देते हैं कि जो लोग हैं उसका इस्तेमाल करें। एक और खास बात वो कह रहा है यह जो तकनीक है, यह जो अनुप्रवाह संसाधन जो प्रक्रिया है, ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। फिर से कह रहा है कि जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, जो गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण है, या जो अनुप्रवाह संसाधन है, जो गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण या अनुप्रवाह संसाधन, ये अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग ढंग से होता है। ये अलग अलग उत्पाद के लिए अलग होता है। अब जैसे खाने वाला चीज है तो उसका अलग ढंग से होगा, कोई दवा तैयार किए उसका अलग ढंग से होगा। तो
ये गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण और अनुप्रवाह संसाधन अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग ढंग से होता है। इस तरह से बाबू ये आपका लास्ट टॉपिक भी फिनिश। यानी कि हम जो पढ़ रहे थे पुनर्विभज डीएनए तकनीक या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रक्रम, ये प्रक्रम भी हमने खत्म किया और इस तरह से आपका 11वां चैप्टर आपके बायोलॉजी वाले सर के द्वारा पूरा किया गया। और बाबू मेरे द्वारा यह पूरा कोशिश किया गया है कि इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में जो भी मुख्य बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके कंपटीशन के लिए सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के लिए आपको जरूरी हो, आपके लिए मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं सबसे अच्छा पढ़ाया हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ा, ऐसा मैं नहीं, लेकिन मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि एनसीईआरटी बुक से मैं हर चीज़ आपको बता दूँ, आप तक हर चीज़ पहुँचा दूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो आपके तैयारी में, आपके कंपटीशन में, आपके बोर्ड के एग्जाम में और आपकी जानकारी में। ठीक है बाबू, और आगे आप कमेंट लिखिएगा, उसके हिसाब से हम करेंगे। और आप मन लगाइए, बिल्कुल मत घबराइए, आप प्रयास कीजिए बाबू, आपका हर चीज अच्छा होगा। कहीं ध्यान नहीं देना है कि सर नोट्स नहीं लिखवा रहे हैं। मेरा दावा है कि तुम क्वेश्चन बैंक बनाओ, तुम सबसे अच्छा करोगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा 11वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले क्लास से बाबू हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, देखिए। अगला क्लास में अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आधा घंटा आपका जो आएगा कमेंट उसको हम फिर से बता देंगे। इस चैप्टर से कहीं कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक बाबू, तब तक इसके बाद आपको अब धन्यवाद, आप पढ़िए, मन लगाइए।